आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है विशेषण। आप लोग जानते हैं कि विशेषण से संबंधित प्रत्येक वर्ष आपके परीक्षा में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए व्याकरण में आप लोगों को विशेषण पढ़ना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। यदि आप लोग संज्ञा अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, सर्वनाम अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, तो फिर विशेषण भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। बस आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और वो भी पूरे ध्यान से देखिएगा, पूरे कंसंट्रेट होकर के देखिएगा, ताकि एक एक बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए बिना समय गवाए आज हम लोग विशेषण पढ़ेंगे। विशेषण के कितने भेद होते हैं यह सभी बात को आज हम लोग पूरे विस्तार से जानेंगे। तो बस आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। तो चलिए, चूंकि हम लोग विशेषण पढ़ रहे हैं इसलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे विशेषण की परिभाषा, यानी कि विशेषण क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो विशेषण की परिभाषा आप लोग लगभग बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे कि वैसा शब्द जो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बतलाए। विशेषता बतलाने का मतलब संज्ञा के गुण के बारे में बताए, दोष के बारे में बताए, संख्या के बारे में बताए और परिमाण के बारे में बताए। जैसे मान लिया जाए कि हम बोल रहे हैं कि कोई आदमी छोटा है, तो छोटा है आदमी के बारे में विशेषता बतला रहा है कि वह आदमी कैसा है, तो छोटा है। तो यहां पर छोटा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तो इसी चीज को हम लोग यहां पर विस्तार रूप से समझेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोग परिभाषा अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि वैसा शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाए। ठीक है, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्द को ही विशेषण कहते हैं। अब विशेषता में क्या क्या हो जाएगा, गुण, दोष, संख्या, परिमाण, इसको ध्यान रखिएगा। अब विशेषण कौन कौन सा शब्द होता है, जैसे बड़ा हो गया, काला हो गया, लंबा हो गया, दयालु हो गया, भारी हो गया, सुंदर हो गया, अच्छा हो गया, गंदा हो गया, बुरा हो गया, एक हो गया, दो हो गया इत्यादि। यानी कि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से आप लोग समझिए, जैसे हम बोल रहे हैं कि वह आदमी छोटा है, तो यहाँ पर आदमी का विशेषता बतला रहा है कि आदमी कैसा है, तो छोटा है। जैसे हम बोल रहे हैं कि काला लड़का खेल रहा है, तो यहाँ पर लड़का का विशेषता बतलाया जा रहा है कि लड़का कैसा है, तो लड़का काला है। जैसे हम बोल रहे हैं कि मोटा हाथी दौड़ नहीं पाता है, तो यहां पर हाथी का विशेषता बतला रहा है कि हाथी कैसा है, तो मोटा है। यानी कि विशेषता बतलाने वाले शब्द को ही क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो वह आदमी छोटा है, इसमें विशेषण क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। काला लड़का खेल रहा है, इसमें विशेषण क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। मोटा हाथी दौड़ नहीं पाता है, इसमें क्या हो जाएगा विशेषण, तो मोटा हो जाएगा। अगर हम बोलेंगे कि वह छोटा बच्चा है, तो बच्चा के बारे में विशेषता बतला रहा है कि बच्चा कैसा है, तो छोटा बच्चा है, यानी कि छोटा हो जाएगा विशेषण। इस प्रकार से आप लोग विशेषण के बारे में अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और यदि आप लोग विशेषण के बारे में अच्छे तरीके से समझ गए हैं तो परीक्षा में कभी कभी यह भी पूछ दिया जाता है कि विशेष्य क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा कि जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। जैसे सीता सुंदर है, तो यहाँ पर सीता का विशेषता बतला जा रहा है कि सीता कैसी है, तो सीता सुंदर है, यानी कि सुंदर क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। लेकिन किसके बारे में विशेषता बतलाया जा रहा है, तो सीता के बारे में विशेषता बतलाया जा रहा है, तो सीता क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे चलिए ऊपर के 3 उदाहरण से हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि विशेषण कौन है और विशेष्य कौन है। जैसे सबसे पहला उदाहरण में दिया गया है कि वह आदमी छोटा है, तो इसमें विशेषण तो छोटा हो जाएगा क्योंकि छोटा यहां पर विशेषता बतला रहा है आदमी का। लेकिन विशेष्य कौन हो जाएगा, तो हम आपको अभी बताए कि जिसकी विशेषता बतलाई जाए, तो विशेषता किसकी बतलाई जा रही है, आदमी का, तो यहां पर आदमी क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। जैसे बोल रहे हैं कि काला लड़का खेल रहा है, तो यहां पर विशेषण काला हो जाएगा और विशेष्य कौन हो जाएगा, लड़का हो जाएगा, क्योंकि लड़का का विशेषता बतलाया जा रहा है। जैसे हम बोल रहे हैं कि मोटा हाथी दौड़ नहीं पाता है, तो यहां पर विशेषण
मोटा हो जाएगा, लेकिन विशेष्य कौन हो जाएगा? हाथी हो जाएगा, क्योंकि हाथी के बारे में ही विशेषता बतलाया जा रहा है कि हाथी कैसा है? तो मोटा है। तो आप लोग इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि जो विशेषता बतला रहा है उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है उसे हम लोग विशेष्य कहते हैं। तो विशेषण कहने का मतलब और विशेष्य कहने का मतलब आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब चलिए हम आपको बतलाते हैं कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। आप लोगों के पास व्याकरण का बहुत सारा किताब होगा, उसमें देखिएगा तो विशेषण का किसी में 5 भेद दिया हुआ रहता है, किसी में 6 भेद दिया हुआ रहता है, और किसी में 8 भेद भी दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पर हम यह नहीं कर रहे हैं कि उसमें गलत लिखा हुआ रहता है, उसमें बिल्कुल सही लिखा हुआ रहता है। लेकिन आप लोगों के सिलेबस में जो पढ़ना है, यानी कि जो आप लोगों के परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है वह मुख्यतः 5 भेद से ही पूछा जाता है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण, और पांचवा होता है व्यक्तिवाचक विशेषण। तो कुल मिलाकर के आप लोग यह 5 भेद अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा कि विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। जिस प्रकार से हम आपको संज्ञा के 5 भेद बताए थे कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद बताए थे कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, लेकिन पुनः आप लोग ध्यान रखिएगा कि विशेषण के भी कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सर्वनामिक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। अब हम लोग बारी बारी से जानेंगे कि गुणवाचक क्या होता है, परिमाणवाचक क्या होता है, संख्यावाचक क्या होता है, सर्वनामिक क्या होता है और व्यक्तिवाचक क्या होता है। चलिए बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि गुणवाचक विशेषण क्या होता है। तो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जिसमें गुण का बोध हो रहा हो, नाम ही है गुणवाचक विशेषण। यानी कि जिस वाक्य में, या फिर हम बोल सकते हैं कि जिस शब्द के द्वारा किसी के गुण का बोध हो रहा हो, उसे हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो इसका परिभाषा लिखेंगे कि जिस विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण दोष का पता चले, रंग का पता चले, रूप का पता चले, समूह का बोध हो, वह गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे हम बोल रहे हैं कि मैं खट्टी इमली नहीं खाता हूं, तो यहां पर इमली की विशेषता बतलाया जा रहा है खट्टा है। इमली कैसा है? तो खट्टा है। तो यहां पर इमली के गुण के बारे में बताया जा रहा है कि इमली कैसा है? तो इमली खट्टा है। जैसे हम बोल रहे हैं कि काला बंदर दौड़ रहा है, तो यहां पर बंदर का विशेषता बतलाया जा रहा है कि बंदर कैसा है? तो काला है। यानी कि बंदर के गुण के बारे में बतलाया जा रहा है कि बंदर दौड़ रहा है। ठीक है। तो यहां पर जिसमें भी गुण का पता चले, रंग का पता चले, रूप का पता चले, समूह का पता चले, उसमें हम लोग गुणवाचक विशेषण लगाएंगे। अगर आपसे परीक्षा में पूछ दिया जाए कि रंग कौन से वाचक विशेषण का उदाहरण है, तो आप लोग को बताना है गुणवाचक विशेषण। अगर किसी व्यक्ति के गुण के बारे में बतलाया जा रहा है, दोष के बारे में बतलाया जा रहा है, तो वह कौन सा विशेषण होगा? तो गुणवाचक विशेषण होगा। तो इतना आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि जिसमें भी गुण का पता चले, दोष का पता चले, रंग का पता चले, रूप का पता चले, समूह का पता चले, वह गुणवाचक विशेषण कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं कि गुणवाचक विशेषण तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब आप लोग सोच रहे हैं कि गुण दोष में क्या क्या होता है, रंग में क्या क्या आएगा, रूप में क्या क्या आएगा, समय में क्या क्या आएगा। तो इसको भी हम अलग अलग तरीके से लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को और ज्यादा आसान हो जाए याद करने में। अगर आप लोग कंफ्यूज हैं कि गुण दोष में कौन कौन से शब्द आ सकते हैं, तो यहां पर आप लोगों के सामने कुछ शब्द लिखा हुआ है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे कि गुण दोष में अच्छा होता है, बुरा होता है, कायर होता है, वीर होता है, डरपोक होता है, भला होता है, सुंदर होता है, चतुर होता है, सच्चा होता है, झूठा होता है, दयालु होता है, दानी, पवित्र इत्यादि। यानी कि यहां पर बहुत सारे हम ऐसे शब्द लिख दिए हैं जिससे कि गुण या फिर दोष का पता चल रहा है। उसके बाद रंग में तो आप लोग जानते ही होंगे कि लाल रंग होता है, हरा रंग होता है, पीला रंग होता है, सफेद होता है, ब्लू होता है, नीला होता है, चमकीला होता है। इस प्रकार से बहुत सारे रंग होते हैं। तो जितने सारे भी रंग हो जाएंगे वह गुणवाचक विशेषण का उदाहरण होगा। उसके बाद रूप के बारे में भी आप लोग जानते होंगे कि जैसे हम आकर्षक बोल रहे हैं, जैसे हम लोग कहीं पे जाते हैं और बोल रहे हैं कि तुम्हारा यह शर्ट बहुत ही ज्यादा आकर्षक है, तो वह क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। मनोहर हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, कुरूप हो जाएगा इत्यादि। यानी कि जिससे भी रूप का पता चल रहा हो वह भी गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। उसके बाद समय का बोध होता हो, जैसे हम बोल रहे हैं कि अगला साल,
पिछला साल, तो यहाँ पर जो अगला हो गया, पिछला हो गया, दोपहर हो गया, संध्या हो गया, सवेरा हो गया, ताजा हो गया, इस प्रकार से जितने सारे भी समय होते हैं वह सभी के सभी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आते हैं। तो हम यहाँ पर उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग गुणवाचक विशेषण के बारे में अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, जो विशेषण का सबसे पहला भेद है। अब उसके बाद दूसरा भेद आता है परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण कहने का मतलब होता है, आप लोग यहाँ पर परिमाण का अर्थ जानते होंगे कि परिमाण का अर्थ होता है कि जिसे नाप दिया जाए, तौल दिया जाए, या फिर जिससे मात्रा का बोध हो, परिमाण का बोध हो, वजन का बोध हो, उसे हम लोग परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आप लोग कपड़ा के दुकान में जाते हैं और बोलते हैं कि हमें 10 मीटर कपड़ा चाहिए, तो आप लोग एग्जैक्ट आप उसको बता रहे हैं कि हमें 10 मीटर कपड़ा चाहिए, यानी कि आप उसे परिमाण बता रहे हैं, तो यह परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो इसका परिभाषा हम लोग लिखेंगे कि जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध हो, या फिर निश्चित या अनिश्चित परिमाण का बोध हो, निश्चित या अनिश्चित नाप या तौल आदि का बोध हो, उसे हम लोग परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि परिभाषा आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। एक शब्द में, एक लाइन में आप लोग ध्यान रखिएगा कि जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित या अनिश्चित, देखिए यहां पर ध्यान रखिएगा, निश्चित या अनिश्चित, यानी कहने का मतलब कि आप जाकर के बोल रहे हैं कि हमें कुछ कपड़ा चाहिए, तो आप लोगों ने जो बोल दिया कि हमें कुछ कपड़ा चाहिए, तो वह अनिश्चित मात्रा हो जाएगा। लेकिन जब आप बोलते हैं कि हमें 10 मीटर कपड़ा चाहिए, तो वह निश्चित मात्रा हो जाएगा। तो निश्चित और अनिश्चित में इसी बात का अंतर होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो परिमाणवाचक विशेषण का परिभाषा बहुत ही ज्यादा आसान है कि जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध हो, परिमाण का बोध हो, नाप का बोध हो, तौल का बोध हो, उसे हम लोग परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब जैसे इसका उदाहरण हो जाएगा थोड़ा, बहुत, तीन गाड़ी इत्यादि। इस प्रकार से और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। चलिए इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमने बोला कि 4 मीटर कपड़ा दे दो, तो 4 मीटर हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक निश्चित मात्रा बता रहे हैं, यानी कि वह परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। हम दुकान में गए और बोल दिए 2 किलो चीनी ला दो, तो 2 किलो चीनी, यहाँ पर 2 किलो हमने बोल दिया, तो यह निश्चित मात्रा हो गया, इसलिए यह परिमाणवाचक विशेषण होगा, क्योंकि यहाँ पर हम परिमाण भी बता रहे हैं कि हमें 2 किलो चीनी चाहिए। जैसे हम सीमेंट के दुकान में गए और हम बोल दिए कि 10 बोरा सीमेंट दे दो, तो जैसे ही हमने बोला 10 बोरा, यानी कि हमने उसको परिमाण बता दिया कि हमें सीमेंट कितना चाहिए, तो 10 बोरा चाहिए, और हमने एक निश्चित परिमाण बताया है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, एक निश्चित मात्रा होगा, यानी कि यह परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि परिमाणवाचक विशेषण के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आपको बताए थे निश्चित और अनिश्चित के बारे में, तो यहां से आप लोग ध्यान रखिएगा कि परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो अभी हम आपको निश्चित और अनिश्चित बता रहे थे, बस उसी को अलग अलग करके लिख दिया गया है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से समझते हैं कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है। तो अभी हमने आपको बताया कि जिसमें निश्चित मात्रा का बोध हो रहा हो वह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे, और जिसमें निश्चित मात्रा का बोध नहीं हो रहा हो वह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का परिभाषा लिखेंगे कि जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान हो उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 एकड़ जमीन में मक्के की फसल खड़ी है, तो हमने यहाँ पर एक निश्चित जमीन के बारे में बोध करा रहे हैं कि जमीन कितना है, तो 2 एकड़ जमीन है, तो यहां पर निश्चित हो गया। लेकिन जब हम बोलेंगे कि कुछ जमीन में मक्के की फसल खड़ी है, तो यहां पर कुछ हमने बोल दिया, तो यह अनिश्चित हो जाएगा, क्योंकि यहां पर निश्चित नहीं है कि जमीन कितना है। उसी प्रकार से जब हमने बोला कि 4 किलो लकड़ी खरीद कर ले आओ, तो हमने यहां पर परिमाण बताया कि क्या लाना है, तो 4 किलो लकड़ी लाना है, और जब हम 4 किलो बोल दिए तो एक निश्चित परिमाण हो गया, तो इसलिए यह वाला जो उदाहरण हो जाएगा वह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण होगा। तो उम्मीद करते हैं कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। उसी प्रकार से अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है कि जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की अनिश्चित मात्रा का ज्ञान हो उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा सा नमकीन दे दो, हम यह नहीं बोल रहे हैं कि हमें पाव भर नमकीन दे दो, कि आधा किलो नमकीन दे दो, कि 1 किलो नमकीन दे दो। हमने बोला कि थोड़ा सा नमकीन दे दो, यानी कि निश्चित नहीं है कि वह हमें कितना नमकीन
नमकीन देगा। जैसे हमने बोला कि थोड़ा सा चीनी ला दो, तो यह निश्चित नहीं है कि वह आधा किलो देगा कि 1 किलो देगा कि 2.5 किलो देगा कि 5 किलो देगा। हमने उससे बोला है कि थोड़ा सा चीनी ला दो, यानी कि वह अनिश्चित परिमाण हो जाएगा, यानी कि वह परिमाण का अनिश्चित मात्रा होगा, इसलिए यह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो यहां पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग परिमाणवाचक विशेषण के बारे में अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है। और परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो उम्मीद करते हैं कि विशेषण के दो भेद के बारे में तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब उसके बाद विशेषण का तीसरा भेद होता है संख्यावाचक विशेषण। यहां पर भी आप लोग नाम से ही समझ गए होंगे कि जब संख्यावाचक हो गया, यानी कि जिससे किसी निश्चित संख्या का बोध हो रहा हो। जैसे हमने बोला कि वहां पर 2 लड़के खड़े हैं, 2 कुत्ते भौंक रहे हैं, वहां पर 10 लड़के खेल रहे हैं, वहां पर 2 बच्चा रो रहा है। इस प्रकार से जिसमें भी हम संख्या का बोध कर रहे हैं वह संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। तो इसका परिभाषा लिखेंगे कि वे विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या या फिर अनिश्चित संख्या, उसके बाद हम लिख सकते हैं कि क्रम या गणना का बोध कराते हैं। गणना जिसको कि गिनती भी हम लोग बोलते हैं, जैसे 2 4 6 8 1 2 3 4, इस प्रकार से यह गिनती वाले शब्द होते हैं। तो जिससे गिनती का बोध हो, क्रम का बोध हो, निश्चित संख्या का बोध हो, अनिश्चित संख्या का बोध हो, उसे हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, प्रथम हो गया, द्वितीय हो गया, दुगुना हो गया, 5 गुना हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, यानी कि जिस भी शब्द से हमें संख्या का बोध हो रहा है वह संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा। उदाहरण इसका भी हम लोग लिख सकते हैं, 2 कुत्ते भौंक रहे हैं, 4 लड़के खेल रहे हैं। यहां पर देख रहे हैं कि 2 आ गया, यानी कि यह संख्या का बोध करा रहा है, 4 आ गया, यानी कि यह संख्या का बोध करा रहा है, इसलिए यह संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अब यहां पर भी आप लोग ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार से परिमाणवाचक विशेषण में हम आपको बताए थे कि 2 प्रकार के भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, उसी प्रकार से संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो यहां पर आप लोग निश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में पहले समझिए, उसके बाद हम आपको अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में भी समझाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एक लड़का आम खा रहा है, तो हमने एक निश्चित संख्या बोला कि कितने लड़का आम खा रहा है, तो एक लड़का आम खा रहा है। जैसे हम बोले कि 2 कलमें मेरे लिए ले आना, यहां पर हम उसको एक निश्चित संख्या बता दिए कि हमारे लिए कितना कलम लाना, तो 2 कलम लाना, इसलिए यह संख्यावाचक विशेषण होगा। और संख्यावाचक विशेषण में भी कौन विशेषण होगा, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। तो उम्मीद करते हैं कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में तो आप लोग समझ गए होंगे। अब जो दूसरा भेद होता है वह होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो इसका परिभाषा तो आप लोग अभी तक अनुमान लगा लिए होंगे कि जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध न हो उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ रसगुल्ले खा लो, हमने यह नहीं बोला कि आपने 2 रसगुल्ले खाओ कि 3 रसगुल्ला खाओ कि 4 रसगुल्ला खाओ, हम बोल रहे हैं कि कुछ रसगुल्ले खा लो, यानी कि यहां पर निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है। जब हमने बोला कि कुछ गेंदे खरीद कर ले आओ, तो यहां पर हमने यह नहीं बोला कि 2 गेंद लाना है कि 4 गेंद लाना है कि 10 गेंद लाना है। हम यहां पर एक निश्चित संख्या नहीं बोल रहे हैं, बल्कि हमने बोला कि कुछ गेंदे खरीद करके ले आओ, यानी कि यहां पर यह जो संख्या हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। तो अब हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग संख्यावाचक के बारे में समझ गए होंगे, उसमें भी आप लोग निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक के बारे में समझ गए होंगे। तो अभी तक हम आपको विशेषण के 3 भेद के बारे में बता चुके हैं, आप लोग तीनों को ध्यान से याद रखिएगा। चलिए उसके बाद चौथा नंबर होता है संकेतवाचक विशेषण, जिसको कि सार्वनामिक विशेषण भी बोलते हैं। कभी कभी संकेतवाचक विशेषण के जगह पर सार्वनामिक विशेषण दे देता है, जिससे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। वे सोचते हैं कि विशेषण में तो हम सार्वनामिक पढ़े ही नहीं है, जबकि संकेतवाचक विशेषण को ही सार्वनामिक विशेषण बोला जाता है। तो चलिए हम आपको संकेतवाचक या फिर सार्वनामिक विशेषण के बारे में बताते हैं और इसको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाते हैं कि संकेतवाचक क्या होता है। तो हम लोग इसका परिभाषा लिखेंगे कि जो सर्वनाम शब्द संकेत द्वारा संज्ञा आदि की विशेषता बताते हैं।
किसका विशेषता बताते हैं? तो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, लेकिन किसके द्वारा? तो संकेत के द्वारा। तो यदि संकेत के द्वारा विशेषता बतलाया जाए तो उसे हम लोग संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। सब कुछ का परिभाषा नाम में ही छुपा हुआ है। यदि संख्यावाचक हो गया तो उसमें संख्या छिपा हुआ है, परिमाणवाचक हो गया तो उसमें परिमाण छिपा हुआ है। इस प्रकार से यहाँ पर संकेतवाचक है तो इसमें संकेत का बोध हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि यदि संकेत के द्वारा संज्ञा आदि का विशेषता बतलाया जाए उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वे कुत्ते जा रहे हैं, तो जब हम बोल रहे हैं कि वे कुत्ते जा रहे हैं, यानी कि हम कुत्ता के बारे में संकेत कर रहे हैं कि कौन सा कुत्ता जा रहा है, तो वह कुत्ता जा रहा है। यानी कि हम किसके बारे में संकेत किए? कुत्ता के बारे में संकेत किए। जैसे हमने बोला कि यह लड़का सुंदर है, तो हमने लड़का के बारे में संकेत कर दिया कि कौन लड़का सुंदर है, तो यह लड़का सुंदर है। तो यहाँ पर जो वे शब्द हो गया, यह शब्द हो गया, यह संकेतवाचक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। और इसका भी दो भेद होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, लेकिन यह आपके परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। यानी कि आपके परीक्षा में इससे बिल्कुल भी प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, इतना जरूर पूछा जाएगा कि सर्वनामिक विशेषण के कितने भेद होते हैं या फिर संकेतवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि दो भेद होते हैं, मौलिक और यौगिक। अगर चाहते तो इसके बारे में भी हम आपको विस्तार पूर्वक बता सकते थे, लेकिन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता तो आपको सर्वनामिक विशेषण याद नहीं होता। ठीक है, इसलिए आप लोग सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि सर्वनामिक विशेषण के दो भेद होते हैं, मौलिक और यौगिक, और जिसके द्वारा संकेत के माध्यम से विशेषता बतलाई जाए उसे संकेतवाचक विशेषण या फिर सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अभी तक हम आपको विशेषण के चार भेद के बारे में तो बता चुके हैं। अब उसके बाद जो सबसे पांचवा है, यानी कि जो सबसे लास्ट भेद है, वह है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण जिस प्रकार से हम आपको बताए थे संज्ञा में कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, जिसमें किसी खास व्यक्ति या किसी खास वस्तु का बोध हो रहा हो, उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से मिलता जुलता परिभाषा व्यक्तिवाचक विशेषण का भी हो जाएगा कि वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। देखिए यहाँ पर संज्ञा का चर्चा आ गया, इसलिए हम पहले ही आपको संज्ञा के बारे में बता दिए थे कि जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हमने बोला बनारसी साड़ी, तो यहां पर साड़ी का विशेषता बतलाया जा रहा है कि साड़ी कैसा है, तो बनारसी है। ठीक है, लेकिन यहां पर किसी खास वस्तु के बारे में बोध हो रहा है कि साड़ी बनारसी साड़ी है, यानी कि किसी खास वस्तु का बोध हो रहा है। जैसे हमने बोला कश्मीरी सेव, तो यहां पर सेव का विशेषता बतलाया जा रहा है कि सेव कैसा है, तो कश्मीरी सेव है, लेकिन यहां पर किसी खास वस्तु के बारे में बोध हो रहा है कि सेव कैसा है, तो कश्मीरी है। जैसे हमने बोला बीकानेरी भुंजिया, तो बीकानेरी भुंजिया कहने का मतलब कि विशेषता बताया जा रहा है कि भुंजिया कैसा है, तो बीकानेरी है, लेकिन किसी खास वस्तु के लिए। जैसे हमने बोला जोधपुरी जूती, तो यहां पर जूती का विशेषता बतलाया जा रहा है कि जूती कैसी है, तो जोधपुरी है, लेकिन यह किसी खास वस्तु या फिर किसी खास व्यक्ति का बोध करा रहा है। तो इस प्रकार से यदि किसी खास वस्तु का बोध कराए, किसी खास व्यक्ति का बोध कराए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक विशेषण कहेंगे। आप लोग इतना ध्यान रखिएगा कि संज्ञा में व्यक्तिवाचक संज्ञा का क्या परिभाषा होता था। यदि आप लोग उसको ध्यान रखते हैं तो यहां पर व्यक्तिवाचक विशेषण के बारे में भी आप लोग अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं। तो चलिए, यहां पर आपका विशेषण समाप्त हो जाता है, यानी कि विशेषण के बारे में और विशेषण के सभी भेदों के बारे में हम आपको पूरे विस्तार से बताए। इतना अधिक विस्तार से हम आपको विशेषण पढ़ा चुके हैं कि अब विशेषण से एक भी प्रश्न आपके परीक्षा में नहीं छूटेगा। यदि आप लोग अभी भी प्रश्न छोड़ करके आते हैं तो फिर आपकी गलती है। इसका मतलब है कि आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं किए, जो कुछ भी हम यहाँ पर समझाए इसको आप लोग अच्छे तरीके से नहीं समझे। तो इसलिए आप लोग इस पूरे वीडियो को अगर एक बार में नहीं समझ में आया है तो दोबारा भी देख लीजिएगा, ताकि और अधिक अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, मज़े से आप लोग क्लास किए होंगे और यह वाला क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी रहा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग एक एक बात को अच्छे तरीके से समझ गए हैं। और साथ ही साथ हम आपको यह भी बता देना चाहते हैं कि यदि आप लोग वर्ण के बारे में, उच्चारण स्थान के बारे में, संज्ञा के बारे में, सर्वनाम के बारे में विस्तार से पढ़ना चाहते
चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिलेगा, आप लोग वहां से जाकर के पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहां से भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए, यदि आप लोगों को आज का यह क्लास बहुत ही बेहतरीन लगा होगा तो आज के इस वीडियो को आप लोग जल्दी से लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमें आगे वीडियो बनाने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। तो फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, और अगले क्लास में हम आपको इस चैप्टर का यानी कि विशेषण का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, यानी कि विशेषण में जहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसका पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।